जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल में भूमि एवं भू राजस्व प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देख रखा था मुगल तोपखाने किस प्रकार से थे और मुगल काल में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन होता था। यह क्लास यूपीपीसीएस, ROARO, इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। देखिए, भू राजस्व प्रणाली की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर विवरण दिया गया उन भूमि के प्रकार के बारे में। जैसे पोलज भूमि। पोलज भूमि क्या होता था? सर्वोच्च उत्पादन वाली भूमि होती थी। इस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी तथा वर्ष में 2 बार फसल का उत्पादन होता था। तो मुगल काल में जो पोलज भूमि होता था, ये सर्वोच्च उत्पादन वाली भूमि को कहते थे। वर्ष में 2 बार इसमें फसल उत्पादित किया जाता था। परती ऐसे भूमि क्षेत्र को कहा जाता था जिसमें एक बार जोतने के बाद इसकी उत्पादन शक्ति समाप्त हो जाती थी और इसे 1 या 2 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था, उसे परती भूमि कहा जाता था। चाचर ऐसी भूमि जिस पर 2 या 3 वर्ष खेती ना हो, उसे चाचर कहते थे। बंजर भूमि ऐसी भूमि जिस पर 5 या उससे अधिक वर्ष तक खेती न हो, उसे बंजर कहा जाता था। माल उपज कर को माल या महलूस कहा जाता था। भू राजस्व वर्ष में 2 बार देय था। जो भू राजस्व कर लिया जाता था, वर्ष में 2 बार लिया जाता था। अब यहाँ पर शासकों के बारे में दिया कि किसने किस प्रकार से कर लगाया। देखिए, अकबर ने 1/3 मतलब 33% भू राजस्व कर लिया, लेकिन मुल्तान एवं राजस्थान से 25% और कश्मीर से 50% भू कर वसूला गया। देखिए, अकबर सामान्यतः 33% टैक्स लेते थे, लेकिन मुल्तान और राजस्थान यहाँ से 25% और जो कश्मीर था यहाँ से 50%। तो जब कुछ अलग होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुल्तान और राजस्थान जरूर याद रखिएगा और इसी प्रकार कश्मीर भी याद रखिएगा। शाहजहां ने 50% भूकर वसूला, फिर भी मुगल काल में सर्वाधिक भूकर देने वाला औरंगजेब था। मतलब शाहजहां ने 50% दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वसूल किया था वो किसने किया था? औरंगजेब ने किया था, है ना। ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके समय में टैक्स कितना हुआ करता था। शाहजहां ने जब्ती प्रथा को स्थगित कर अपने साम्राज्य का 7/10 भाग ठेके मतलब इजारेदारी पर दे दिया। इजारेदारी व्यवस्था हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। जिहाद मुगल भू राजस्व करों के अतिरिक्त एक देय कर जिहाद के रूप में लिया जाता था। तो जिहाद क्या होता था? जो भू राजस्व कर था, इसके अतिरिक्त एक टैक्स लगा करता था, जिसे जिहाद कहते थे। मालो जिहाद ये माल गुजारी के रूप में विभिन्न फसलों पर लिया जाने वाला पृथक कर था। मतलब मालो जिहाद ये माल गुजारी के तौर पर लिया जाता था और अलग अलग फसलों पर अलग अलग लिया जाता था। जबकि सैर या फिर सायर जिहाद ये माल गुजारी से इतर कर था, मतलब माल गुजारी से अलग था। इन करों का सर्वप्रथम उल्लेख आईने अकबरी में देखने के लिए मिलता है। तो जितने भी टैक्स है ये इसका उल्लेख है आईने अकबरी में। आगे है भू राजस्व प्रणाली। 2 चरण निर्धारक मतलब तस्खीस तथा संकलन मतलब तखसीस से होकर गुजरती थी। भू राजस्व के आंकड़े एवं राशियां तकसीमात कहलाते। तकसीमात क्या? जो भू राजस्व का आंकड़ा होता था, जो राशि होता था, इसे तकसीमात कहते थे। अब यहाँ पे देखिए, जब्ती का मतलब है जमई। इसमें माप जोग के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। चूंकि इस पद्धति में कर केवल नगद के रूप में लिया जाता था, इसलिए यह प्रणाली नगदी भी कहलाई। तो जब्ती प्रणाली को ही नगदी प्रणाली कहते हैं। इसमें जो टैक्स होता था नगद रूप में लिया जाता था। दहसाला व्यवस्था जब्त, जिसे कि पैमाइश है ना पर आधारित। तो दहसाला व्यवस्था ये पैमाइश पर आधारित थी। गल्ला, अब गल्ला का संदर्भ है बक्सी या बटाई या फिर भवाली। यह भू राजस्व निर्धारण की सबसे प्राचीन पद्धति है। इसमें कृषक को नगद या उपज किसी भी रूप में भुगतान करने की आजादी थी। गल्ला बक्सी प्रथा को मारवाड़ में लाटा कहते हैं। देखिए, इसी को मारवाड़ में लाटा कहा जाता है। 3 प्रकार की बटाइयाँ प्रचलित है। तो अब 3 प्रकार की प्रमुख बटाई कौन कौन है? देखिए, यहाँ पे पहला है खेत बटाई, है ना। दूसरा यहाँ पे लंक या फिर लांग बटाई और तीसरा है रास बटाई। तो चलिए देखते हैं तीनों बटाई किस प्रकार से।
खेत बटाई, खेत में बड़ी फसल के आधार पर राज्य एवं किसान का हिस्सा बांट देना खेत बटाई था। मतलब राज्य और किसान का हिस्सा क्या होगा, यही खेत बटाई। लंक बटाई, खलिहान में भूसा निकाले बिना राज्य एवं कृषक का बंटवारा लंक बटाई, मतलब भूसा निकाले बिना कहने का तात्पर्य खड़ी फसल को ही बांट दिया जाता था। रास बटाई, यह भूसा पृथक हो जाने के पश्चात की जाने वाली बटाई थी, इसे रास बटाई कहते थे। नक्श या कनकूट क्या है, नक्श को मुक्ताई तथा कनकूट को दानाबंदी, मतलब मारवाड़ में दानाबंदी प्रथा को कुंता कहते हैं। देखिए नक्श को नुक्ताई प्रथा कहते हैं और कनकूट को दानाबंदी कहते हैं, और ये जो दानाबंदी है इसे मारवाड़ में कुंता कहा जाता है ना। अधिकांश इतिहासकारों ने नक्श एवं कनकूट को एक ही भू राजस्व प्रणाली स्वीकार कर लिया। वहीं कुछ इतिहासकार के अनुसार कनकूट में भूमि की पैमाइश के बाद भूमि की उपज का अनुमान लगाया जाता था, जबकि नक्श में केवल अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। तो आप चीज़ों को देख सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। यह प्रणाली बंगाल, काठियावाड़, गुजरात, कश्मीर, इन सब जगह पर देखने के लिए मिलता है। जो नस्क प्रणाली ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, पंजाब में बंगाल है, काठियावाड़ है, गुजरात है, कश्मीर है, इन क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है। अब रेखा विधि की बात करेंगे। राजपूत राज्यों में स्थानीय रेखा विधि या रेख विधि प्रचलित है। खरबार पद्धति, कश्मीर में पैदावार का अनुमान गधे की लदाई के आधार पर किया जाता था, जिसे खरबार कहा गया। देखिए कश्मीर में क्या होता था, कैसा पैदावार है ये गधे पर जैसे माल लादा गया उस आधार पर निर्धारित किया जाता था, इसी को खरवार पद्धति कहा गया। तो इसमें देखिए सामान्यतः आपको बस याद रखना है कि किस प्रणाली में क्या चीज़ें चलती थी। दोस्तों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए अगर मुगल संस्कृति की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं। देखिए मुगल शासन के दौरान भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुमुखी विकास हुआ। सबसे ज़्यादा जो विकास मतलब दिखाया जा रहा है ये मुगल शासन में दिखाया जा रहा है। वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्रों में जिन परंपराओं की स्थापना हुई वे आगे की पीढ़ियों के लिए मानदंड बन गए। मतलब किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, वास्तुकला है, चित्रकला है, साहित्य है, संगीत है ना, जो भी चीज़ें बनाई गई ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मानदंड बना। यही कारण है कि डॉक्टर सतीश चंद्र महोदय ने गुप्त काल के बाद मुगल काल को दूसरा शास्त्री काल या द्वितीय स्वर्ण युग माना है ना। तो मुगल काल को द्वितीय स्वर्ण युग किसने माना है, डॉक्टर सतीश चंद्र महोदय ने। मुगल काल को फारसी काव्य का ग्रीष्म काल कहा जाता है। अकबर ने साहित्य को विभिन्न धर्मों और विचारों के व्यक्तियों के बीच स्थित मतभेदों एवं विषमताओं को समाप्त करने का माध्यम माना है। अकबर का ऐसा मानना है कि जो धर्म और विचार है ये व्यक्तियों के बीच में क्या करते हैं, मतभेदों को समाप्त करते हैं। अकबर पहला मुगल सम्राट था जिसने संस्कृत को संरक्षण प्रदान किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि संस्कृत को संरक्षण प्रदान करने वाला मुगल शासक कौन है, अकबर है ना। महेश ठाकुर ने अकबर का इतिहास सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में लिखा है। जैन पद्य सुंदर ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण का आलेखन किया है। तो जैन पद्य सुंदर इसने क्या लिखा है, अकबर शाही श्रृंगार दर्पण। नेक्स्ट जैन सिद्धिचंद्र ने भानुचंद्र चरित्र तथा देव विमल ने हरि सौभाग्यम की रचना की। देखिए जैन सिद्धिचंद्र ने भानुचंद्र चरित्र की रचना की है, जबकि वहीं देव विमल ने हरि सौभाग्यमय की रचना की है, जिसमें अकबर के दरबार में आने वाले जैनियों तथा जैन त्योहारों का विवरण मिलता है। संस्कृत विद्वान गोविंद भट्ट को अकबर के युग का कालिदास या फिर अकबरीय कालिदास की उपाधि दी जाती है। ये वनडे एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिला है कि अकबर का कालिदास किसे कहते थे, तो गोविंद भट्ट को ये संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर कुछ पुस्तक और उसके रचना अनुवादक के बारे में दिया गया है ना, इंपॉर्टेंट है। कालिया दामन ये अबुल फजल की रचना है ना। सिंहासन बत्तीसी या फिर रामायण अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है ना। ये रामायण का इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसका भाषा स्थानांतरित किया है ना, अनुवाद किया है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसका भी अनुवाद किया, बदायूनी ने इसका अनुवाद प्रारंभ किया, लेकिन इसको हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने पूरा किया। हितोपदेश ये ताजुल माली ने इसे अनुवादित किया है ना। आगे है चीज़ें दीदे मिजाई है ना, फतेहुल्लाह सिराजी ने इसका अनुवाद किया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर यह भागवत पुराण ये राजा टोडरमल है ना। राज तरंगिणी इसका जो अनुवाद किया है, देखिए ये राज तरंगिणी को कलहड़ ने लिखा है, इसका अनुवाद किया है साहबादी ने है ना। आगे यहाँ पर देखिए इसका अनुवादित नाम क्या है, बहर उल उस अस्मार रखा गया। फारसी प्रकाश ये कृष्णदास है, यह पुस्तक संस्कृत और फारसी का प्रथम शब्दकोश है ना। तजक ये मुकम्मल खां गुजराती ने इसे अनुवादित किया है। आगे देखिए यहाँ पे है ना,
बुल्दान है ना, गांव और शहरों की अनुपम कृति, अरबी में लिखित भूगोल की इस पुस्तक का अनुवाद मुल्ला अहमद कासिम बेग और शेख मुनव्वर आदि ने मिलकर किया है ना। हरिवंश ये मौलाना शेरनी से अनुवादित किया। लीलावती ये गणित की पुस्तक है ना, इसे फैजी ने अनुवादित किया है। इसी प्रकार पंचतंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अनुवादकों के बारे में बताया गया। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए बादशाह ये संगीत विशेषता के बारे में। देखिए अकबर की बात करेंगे तो ये नक्कारा जिसे कि नगाड़ा कहते हैं बजाने में दक्ष थे, तो अकबर नगाड़ा बजाने में दक्ष थे। उसने लाल कुलवंत मतलब मियाँ लाल से वादन की शिक्षा ली थी। अकबर स्वयं अच्छा गायक था। इसी प्रकार शाहजहां है ना गाता था और ऐसा गाता था कि सूफी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, तो ये भी अच्छा गायक था। औरंगजेब बीड़ा वादन में निपुण था। ये प्रश्न कई बार बना है कि बीड़ा वादन में कौन निपुण है, तो औरंगजेब है ना। तो ये दोस्तों मुगल संस्कृति के बारे में रही कुछ चीज़ें हम लोगों ने समझा है ना। अब अगली वीडियो में और कुछ डेटा का चर्चा करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।